हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर होता है उसकी पॉलिटिकल साइंस बुक का नाम है आपकी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। उसके यूनिट 4 जो चुनाव प्रणाली किस प्रकार की है, निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। तो उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। ये फोर्थ यूनिट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, तो आप सबसे पहले उस पार्ट को ज़रूर देखें क्योंकि उससे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम दो प्रणाली के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और उनके बारे में देखेंगे कि उनके दोष क्या हैं और उनके गुण क्या हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और एग्जाम्स में आप सिंपली इनका आंसर लिख सकें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको पसंद आए तो उसे जाकर लाइक करें। तो जो हमारा पहला टॉपिक है या फिर जो हमारी पहली प्रणाली है आज की वीडियो में वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, तो इस प्रणाली के बारे में देखते हैं। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अलावा विकल्प के रूप में आती है, ठीक है। तो ये जो अनुपातिक प्रणाली है ये सिंपली तब आती है जब, या फिर हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि ये एक विकल्प है, मतलब ये एक ऑप्शन है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अलावा, ठीक है। बहुलवादी प्रणाली के अलावा एक और ऑप्शन है सत्ता में और वो है अनुपातिक प्रणाली का चुनाव प्रणाली में, ठीक है। हम इसका यूज़ करके चुनाव करवा सकते हैं और सरकार बना सकते हैं किसी भी देश में, और कई देशों में इस प्रणाली का यूज़ भी किया जा रहा है, ठीक है। तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो अनुपातिक प्रणाली का मानना है कि एकल सीटों को अनुपातिक रूप से एक अवसर में विभाजित करना असंभव है, ठीक है। तो जो अनुपातिक प्रणाली है मतलब इसकी जो विचारधारा है उस विचारधारा में ये माना गया है कि जो एकल सीट है, मतलब एक सीट है, सिंपली वन सीट है, ठीक है, उसे अनुपातिक रूप से एक अवसर, मतलब जो भी एक सीट है उसे हम एक चांस के उसमें विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर चांस के रूप में बना नहीं सकते कि हाँ हमें वो सीट हासिल करनी है, इसको हम एक चांस के रूप में नहीं कर सकते। इस प्रणाली में ये बताया गया है। इसके आगे क्या है कि इसीलिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व सूची और एकल हस्तांतरणीय वोट पर जोर देती है। अब यहाँ पे दो चीज़ों पर जोर दिया जाता है, प्रतिनिधित्व सूची पर और एकल हस्तांतरणीय वोट पर जोर दिया जाता है, ना कि प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, ना कि इस बात पे जोर दिया जाता है कि कोई एक सिंपल सीट जीतेगा। तो इस बात को यहाँ पे बताया गया। अनुपातिक प्रणाली में अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जो वोटिंग है वो किस प्रकार होगी, ठीक है, जो सीटें हैं वो किस प्रकार बांटी जाएंगी, सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता है या फिर कितनी सीटों से हम कोई दल सरकार बना सकता है। तो ये सब चीज़ें अनुपातिक प्रणाली में इम्पोर्टेंट्स में से आती हैं, इन देखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से देशों में इनको अपनाया गया हुआ है। तो बेल्जियम, डेनमार्क, ग्रीस, हंगरी, इटली कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपने यहाँ अपनाया है। उसके बाद आता है मैंने एक डायग्राम बनाया जिससे कि मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है, ठीक है। तो जो मतदाता है जैसे कि वोटर्स हैं, वोटर क्या करेंगे, मतदान करके जो बहु संसदीय जिलों में जो उम्मीदवार हैं उनकी रैंक को ऊपर पहुँचाएंगे, ठीक है, उनकी रैंक को ऊपर करने में मदद करेंगे। और जब ये सत्ता, मतलब जब उनकी रैंक सबसे ऊपर होगी, मतलब एक तरह से वो जीत जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, जो सदस्य जिलों के जो उम्मीदवार हैं वो अपना कार्य करके यह प्रणाली जनता का समर्थन करती है, ठीक है। तो यह प्रणाली जो है ये जनता का समर्थन करती है। तो जो भी दल या फिर उम्मीदवार सत्ता में आएगा वो क्या करेगा, मतदाताओं की मदद करेगा, उनकी सहायता करेगा जिस कार्य के लिए उसे चुना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये डायग्राम है, आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि मतदाता ने वोट दिया और वोट देने के बाद क्या हुआ, जो उम्मीदवार है उसकी रैंक ऊपर गई। अब उसकी रैंक ऊपर गई अब वो जीत गया, वो सत्ता में जीत गया। अब जीतने के बाद उसने क्या करा, यह प्रणाली जनता का समर्थन करती है, तो मतलब ये सत्ता में आएगा और उसके बाद आके जनता का समर्थन करेगा, जनता की कोई मांग है तो उसे आगे तक लेके जाएगा, ठीक है। ये उम्मीदवारों का काम होता है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण क्या क्या हैं, ठीक है। जब हम गुण और दोष दो की बात करेंगे इसमें, तो पहले बात करते हैं गुण की। तो गुण क्या है कि बड़े दलों के लिए सीटें कम करना और छोटे दलों को अवसर प्रदान करना।
ठीक है। अनुपातिक प्रणाली का एक सिंपल सा फंडा है, या फिर हम कह सकते हैं सिंपल सा रूल है कि वो क्या करता है, जो अल्पसंख्यक दल हैं, बहुत छोटे छोटे दल हैं, ठीक है, ये उन्हें अवसर देगा कि वो सरकार बनाएं और सत्ता में आए। ठीक है, सिंपल सा इनका एक फंडा है कि वो छोटे दलों को अवसर देता है, और जो बड़े दल है जो ऑलरेडी सत्ता में है या फिर वो ज़्यादातर सीट ले सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक है, उन्हें कम सीटें प्रदान की जाती हैं। उसके बाद यह प्रणाली अल्पसंख्यक दलों का प्रतिनिधित्व करती है। अल्पसंख्यक दल, ठीक है, वो है दल जो बिल्कुल छोटे हैं या फिर समाप्त होने वाले हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती है। इसके कारण कोई भी दल सभी सीटें जीत नहीं सकता। अब यहाँ क्या है, अल्पसंख्यकों का सपोर्ट करती है, प्रतिनिधित्व करती है। तो अब क्या है, अब हम कह सकते हैं कि 10 लोगों ने मिलकर एक छोटा सा दल बनाया, ठीक है, उन्हें चुनाव लड़े। अब चुनाव लड़ने के बाद वो एक सीट जीत गया। अब एक सीट जीत गया तो ना वो एक सीट से सरकार बना सकता है, ना वो कुछ कर सकता है, ठीक है। तो यही कारण है वहाँ पे, जहाँ जिन देशों में भी ये व्यवस्था अपनाई गई है कि वहाँ पे सरकार बनती है गठबंधन की सरकार बनेगी। दूसरा पॉइंट है कि गठबंधन की सरकार बनेगी, और वहाँ पे कोई भी सिंगल या फिर कोई भी बड़ा दल भी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना सकता, क्योंकि उसे पूरी सीटें ही नहीं मिलेंगी। हर एक दल एक एक सीट ले जाएगा। अब जिस दल के पास ज़्यादा सीटें होंगी वो उससे कम दल के साथ मिलके सत्ता बना लेगा, गठबंधन की सरकार कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें गठबंधन की सरकार का ज़्यादा वो दिखाया गया है, दबदबा। इसके कारण कोई भी दल जीत नहीं सकता। यह प्रणाली विभिन्न विचारधाराओं का समायोजन पर बल देती है। अब ये प्रणाली में क्या है, ये अलग अलग विचारधाराओं का समर्थन करती है, ठीक है, समायोजन करती है। ये प्रणाली चाहती है, या फिर जिन देशों में भी अपनाई गई है वो चाहते हैं कि अलग अलग टाइप की प्रणाली, मार्क्सवादी, समाजवादी, सत्तावादी, ठीक है, इन सब के जो विचारक हैं वो सत्ता में आए, ठीक है, इसीलिए वो उसका समर्थन करती है अलग अलग का। यह प्रणाली निरंतरता और स्थिरता पर बल देती है। जो प्रणाली है ये चाहती है कि जो सरकार बने वो निरंतर काम करें और वो स्थिर रहे, ये नहीं स्थिरता रहे। ये नहीं कि कोई भी छोटी मोटी पार्टी आई उस सरकार को ढकेल के हटा दिया, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी ना हो। वो इन दो चीज़ों पर ध्यान देती है, निरंतरता और स्थिरता। फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोष क्या क्या हैं। दोष और गुण दो ऐसे पॉइंट हैं, ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछे ही जा सकते हैं, तो आपको इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखना है। इसकी आलोचना इसलिए अधिक की जाती है क्योंकि यह गठबंधन सरकारों और विखंडित दलों व्यवस्था की ओर उन्मुख है। अब इसका जो आलोचना का जो प्रमुख टॉपिक है या फिर प्रमुख कारण है आलोचना का, वो है कि ये क्या करता है, विखंडित सरकार, मतलब किसी एक दल की सरकार नहीं होती, विखंडित, ठीक है, छोटे छोटे दलों की बनाई गई सरकार का वो करती है, समर्थन करती है, ठीक है, छोटे छोटे दलों की बनाई गई सरकारों का समर्थन करती है, गठबंधन की सरकार का समर्थन करती है। और गठबंधन की सरकार कभी भी गिर सकती है, ठीक है, इसका कोई भी वो चांस नहीं है कि गठबंधन की सरकार अपने पूरे के पूरे जो सरकार का टाइमिंग होती है, ठीक है, काल होता है, समय काल, उसको पूरा करे। हो सकता है वो कल कोई गिर जाए, आज बनी कल गिर जाए, ठीक है, तो ये कारण है कि उसकी आलोचना की जाती है। दूसरा पॉइंट आता है कि विखंडित दलीय व्यवस्था का समर्थन करना है, जिसके कारण राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता का पैदा होना, जिसके कारण सरकार कभी भी हटाई जा सकती है। इजराइल, इटली इसके उदाहरण है, ठीक है। तो विखंडित दलीय व्यवस्था का समर्थन करती है, जिसके कारण क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता पैदा हो जाती है। कोई भी सरकार अपने 5 साल, जैसे अगर हम भारत में बात करते हैं, भारत का उदाहरण लेके, तो सपोज करिए कि भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। अब यहाँ पे छोटे छोटे दल हैं, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, ठीक है, बीएसपी हो गया, तृणमूल करगम हो गया, ठीक है, तो ऐसी काफ़ी सारी पार्टी हैं, छोटे छोटे दल भी हैं, मार्क्सवादी दल भी है। अगर अब ये दल मिलकर सरकार बनाते हैं, जैसे 3 दलों ने मिलकर सरकार बनाई, अब मिलकर सरकार बनाई, हो सकता है तीनों में से एक दल चाहता हो कि हमारा प्रधानमंत्री बने, हमारा नेता प्रधानमंत्री बने, बट दूसरा मना कर दे उसे, तो यहाँ पे जो संघर्ष की स्थिति पैदा होती है, और यह स्थिति के कारण सरकार कभी भी गिर सकती है। कोई भी दल अपने जो उसने मत दिया है सरकार बनाने के लिए, वो अपने हाथ पीछे खींच सकता है। अब हाथ पीछे खींच लेगा तो सरकार गिर जाएगी। ना सरकार ने अपना 5 साल पूरा करा, ना सरकार ने अपना कार्य पूरा करा, तो इससे प्रॉब्लम होती है जनता को, ठीक है, जनता को प्रॉब्लम होती है। एक ना ही स्थिरता से सरकार कार्य कर पाती है। तो यही स्थिति जो है ये इजराइल और इटली में है। सरकार सुसंगत नीति निर्धारण का पूरा करने में असमर्थ है, ठीक है। तो सुसंगत नीति मतलब कोई भी एक नीति बनाने के लिए सरकार असमर्थ है, क्योंकि वे सरकार जानती है अगर कोई भी नीति बनाई तो गठबंधन सरकार में गुट बन सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो बताया गया है कि जो सरकार है इजराइल या इटली की, ठीक है, वहाँ की सरकार के कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि वो कोई भी नीति नहीं बना सकती। अगर उसने कोई, सपोज करिए उसने कोई ऐसी नीति बना दी
वो असमर्थ ही है। अगर उसने कोई ऐसी नीति बना दी जिसके कारण सरकार के जो अलग अलग गुट हैं, सरकार में जो गठबंधन की सरकार है उसके अलग अलग गुट हैं, उनके बीच में एक छोटा सा गुट बन जाए। अब गुट बन गया, ठीक है, नेता, काफ़ी सारे नेता उस गुट को ज्वाइन कर लेंगे, जुड़ जाएंगे उसके साथ, और अगर सरकार गिरी तो वो गुट सरकार बना लेगा चुनाव में, ठीक है। इसीलिए सरकार वो रिस्क उठाना ही नहीं चाहती कि कोई भी गुट, नया गुट बन के सामने आए, जिसके कारण सरकार गिरने के बाद वह गुट अकेला सरकार बना सकता है, ठीक है, सत्ता में आ सकता है। वो जो गुट में ज़्यादा सदस्य होंगे वो सत्ता में आ जाएगा जीतने के बाद। तो यही कारण है और यही खतरा गठबंधन की सरकार नहीं ले सकती। गठबंधन की सरकार ये खतरा उठाना ही नहीं चाहती। उसके बाद आता है कि इस प्रणाली में छोटे दलों को अधिक शक्ति प्राप्त होती है तथा बड़े दलों को मजबूर किया जाता है कि वह गठबंधन की सरकार बनाए, जिसके कारण बड़े दलों को नुकसान होता है। अब ये जो प्रणाली है इसमें छोटे दलों को अधिकांश शक्ति दे दी जाती है और बड़े दलों को मजबूर किया जाता है कि वो छोटे दलों के साथ मिलकर सत्ता में आए, बट जो कार्य करेगा वो छोटा ही दल करेगा, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े फैसले होंगे वो छोटा दल लेगा। तो यही वो है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट इसी में कि बड़े दलों को नुकसान हो रहा है, उनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है, उनका अस्तित्व जो है वो खतरे में आ जाता है और यह प्रणाली बड़े दलों के लिए नुकसानदायक सिद्ध होती है। यही प्रणाली बड़े दलों के लिए नुकसानदायक सिद्ध होती है और यहाँ पे बड़े दलों को खतरा बहुत है। उसके बाद आता है कि यह माना जाता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कारण वाइमर जर्मनी असफल हुआ था, ठीक है, वाइमर जर्मनी असफल हुआ था। तो ये सिंपली आपकी बुक में दिया गया है, तो आप इसको ऐसे ही सिंपली नोट डाउन कर सकते हैं बिना किसी उसके। उसके बाद हम आते हैं मिश्रित प्रणाली में। मिश्रित प्रणाली अनुपातिक प्रणाली और जो बहुलवादी प्रणाली है उसका मिश्रित रूप है। तो इसको देखें तो मिश्रित प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कुछ तत्व अनुपातिक प्रणाली के हैं तो कुछ तत्व बहुलवादी प्रणाली के हैं। इन दोनों में मिक्स है और मिक्स करके ये सरकार बनाई जाती है। मिश्रित प्रणाली, नेक्स्ट पॉइंट है कि मिश्रित प्रणाली को यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण बनाता है कि यह यहाँ के मतदाता निर्वाचन प्रणाली को बहुलवादी और अनुपातिक प्रतिनिधित्व दोनों प्रणालियों के तत्व अपनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जो मिश्रित प्रणाली है उसमें जो मिश्रण है, ठीक है, बहुलवादी प्रणाली का और अनुपातिक प्रणाली का जो मिश्रण है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उन मतदाताओं के लिए, क्योंकि उनके पास ऑप्शन होता है कि वो किस सत्ता में, मतलब किस टाइप के उसको चुन सकते हैं, ठीक है, और अपना वोट उस प्रकार से दे सकते हैं। अब उसके बाद आता है जो मिश्रित प्रणाली है उसे हम MMP कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। मिश्रित प्रणाली सामान्यतः अनुपातिक चुनाव परिणाम प्रदान करती है। जो मिश्रित प्रणाली है उसका जो चुनाव का जो परिणाम होता है वो अनुपातिक रूप से दिया जाता है। इसका अर्थ है कि अगर कोई दल जो वोट का 10% जीतता है उसे लगभग 10% सीट ही प्राप्त होंगी, ठीक है। तो सपोज करिए कि बीजेपी ने 10% वोट जीते तो उसे 10% ही सीट मिलेगी। टोटल दलों, मतलब टोटल वोट्स का 10% जीता तो उसे टोटल सीटों में से 10% सीटें प्राप्त होंगी। तो ये अनुपातिक चुनाव का एक परिणाम का तरीका है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली इसी तरह लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। यह प्रणाली जिलों की सीटों में विधानसभा असमानताओं को कम करने का प्रयास करती है। अब ये जो मिश्रित प्रणाली है ये क्या करती है, इसका एक कार्य है कि वो जो जिले हैं, जिलों की जो सीटें होती हैं में विद्यमान असमानता है, जिलों में जो सीटें हैं उनके बीच में असमानता है। कोई सीट में 500 वोट, कोई एक सीट 500 वोट की बनती है तो वहीं दूसरे ज़िले की सीट 800 वोट की एक सीट बनती है, ठीक है। तो इसकी असमानताओं को ख़त्म करता है। अब इसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम से बताया गया कि अगर सपोज़ करिए एक पार्टी है BRP, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, वो उसने नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर 10% वोट प्राप्त किए, ठीक है, उसने 10% वोट प्राप्त किए। और वहीं एक पार्टी, वही BRP पार्टी है और उसने जिला के स्तर पर जो सीटें प्राप्त की वो 0% सीटें प्राप्त की, ठीक है, या फिर एक भी सीट प्राप्त नहीं की। तो अब इसको किस प्रकार बांटा जाएगा कि अनुपातिक प्रणाली द्वारा विधायिका में 10% सीटें दी जाएंगी, विधायिका में से 10% सीटें दी जाएंगी। अब अनुपातिक जो प्रणाली है उसके अनुसार अगर कोई भी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर 10% वोट प्राप्त करती है, ठीक है, तो उसे जिला स्तर पर 10% सीटें या फिर 10% वोट दिए जाएंगे, ठीक है, 10% सीटें जिला स्तर पर विधायिका में से दिए जाएंगे। तो यह अनुपातिक प्रणाली में बताया गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो बहुलवादी और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मिला जुला रूप है, ठीक है। अनुपातिक जो मिश्रित प्रणाली है वो बहुलवादी और अनुपातिक प्रतिनिधित्व
प्रणाली का एक मिला जुला रूप है जिसको हम एमएमपी भी कहते हैं। उसके बाद कुछ विभिन्न प्रकार आते हैं, ठीक है। वो मिश्रित प्रणाली के कुछ प्रकार बताए गए हैं यहाँ पे, वो हम देखते हैं। जो पहला है वो समांतर मतदान, पैरेलल वोटिंग। समांतर मतदान प्रणाली में मिश्रित गैर प्रतिपूरक प्रणाली शामिल है। गैर प्रतिपूरक प्रणाली जो समांतर मतदान है उसमें शामिल है, और इसमें 2 स्तर होते हैं। समांतर मतदान में 2 स्तर बताए गए हैं, ठीक है। तो पहला स्तर है फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के तहत चुने गए जिले प्रतिनिधि। दूसरा स्तर है क्षेत्रीय और बड़े प्रतिनिधि जो पार्टी सूची के तहत अलग अलग अनुपातिक व्यवस्था द्वारा चुने गए हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 स्तर है। पहले स्तर पर फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली मतलब बहुलवादी प्रणाली के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, और दूसरा अनुपातिक प्रतिनिधि जो अनुपातिक व्यवस्था द्वारा चुने गए हैं। उसके बाद आता है मिश्रित सदस्य अनुपातिक, मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्टेशनल्स। इसका उद्देश्य प्रणाली की कमियों को दूर करना तथा प्रणालियों की त्रुटियों को तय करना है, ठीक है। तो ये जो इसका ये वाला प्रकार है मिश्रित सदस्य अनुपातिक, इसका एक सिंपल सा कार्य है कि ये उस प्रणाली की जो कमियां हैं, ठीक है, मतलब उस प्रणाली के जो दोष हैं उसे दूर करेगा, और जो त्रुटियां हैं उन्हें सही करने का कार्य ये वाला प्रकार करता है। उसके बाद वैकल्पिक वोट या फिर वैकल्पिक वोट आ गया, ठीक है। वैकल्पिक वोट योग आ गया या फिर प्लस अल्टरनेटिव वोट प्लस। इस प्रणाली में मतदाता को वैकल्प मिलता है जिसके कारण वह अपनी पसंद के दल को चुन सकता है, ठीक है। तो जो मिश्रित प्रणाली है उसमें उसका एक प्रकार है वो वैकल्पिक वोट का योग, जिसमें जो मतदाता है उसे एक चांस मिलता है कि वो अपनी पसंद की गवर्नमेंट को सत्ता में ला सकता है और उससे अपनी कार्य करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है जो आपका 4th पॉइंट आता है वो आता है स्कॉर्पो। यह एक द्विस्तरीय मिश्रित प्रणाली है जो एमएमपी प्रणाली के समान है, ठीक है। तो ये जो स्कॉर्पो है ये 2 स्तरीय मिश्रित प्रणाली का एक सदस्य वो है, मिश्रण रूप है, ठीक है। इसमें 2 तरह के स्तर होते हैं, एक फर्स्ट स्टेज, एक सेकंड स्टेज। तो ये एमएमपी प्रणाली का समान ही है। यहाँ वोट ट्रांसफ़र की असमानताओं को संबोधित किया जाता है। अब इसमें जो स्कॉर्पो है इसमें बताया जाता है कि जो वोट ट्रांसफ़र है उसमें क्या समानताएं हैं। उसके बाद आता है बहुमत लाभांश, मेजॉरिटी बोनस। इस प्रणाली को अपरंपरागत मिश्रित प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो मिश्रित प्रणाली है उसे हम अपरंपरागत मिश्रित प्रणाली भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, ये अभी मतलब 2 प्रणालियों के आने के बाद इस प्रणाली का ऑप्शन रखा गया सामने, ठीक है। तो ये पुरानी नहीं है, ये नई है। इसमें बहुमत वाली पार्टी को लाभ प्राप्त होता है, वो भी सीटों का लाभ। जो भी पार्टी चुनाव जीतती है उसे सीटें प्राप्त होती हैं और उसका लाभ प्राप्त होता है। यह 2006 से 2013 तक ग्रीस, इटली जैसे देशों में प्रचलित बहुमत प्रणाली के समान थी, ठीक है। ये जो प्रणाली है मेजॉरिटी बोनस है, जो विजेता लाभांश है, उसके जो 2006 से 2013 तक ग्रीस और इटली के जैसे देशों में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। द्विस्तरीय अनुपातिक, डुअल मेंबर प्रोपोर्शनल्स, ठीक है। द्विस्तरीय अनुपातिक जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें एक पार्टी है डीएमपी, ठीक है, जिसको ड्यूअल मेंबर प्रोपोर्शनल भी कहा जाता है, ठीक है। तो द्विस्तरीय अनुपातिक को हम डीएमपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो प्रणाली बहुलवादी को छोड़कर एमएमपी समान प्रतिरूपक है। अब जो द्विस्तरीय अनुपातिक प्रणाली है जो उसका रूप है ये बताता है कि जो बहुलवादी को छोड़कर मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली को छोड़कर ये मिक्स प्रणाली पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और ठीक है उसको अपनाना पसंद करता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व सीटें 2 सीट वाले जिले को समर्पित हैं, 2 सीट वाले, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो सीट है, सपोज करिए ये कि ये सत्ता है, ठीक है, ये सत्ता है मतलब ये सरकार है, इस सरकार में यहाँ पे कुछ सीटें हैं, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली सीटें हैं, उसके द्वारा जीती गई हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा ये सीटें जीती गई हैं। अब ये जो एक सिंगल सीट है, ठीक है, ये वाली जो सिंगल सीट है ये सीट किसके जिले के 2 सीटों के बराबर है, जिले में 2 सीटों के बराबर ये सिंगल सीट है।
तो ये बताया गया। कनाडा में द्विस्तरीय अनुपातिक का प्रयोग किया जाता है। कनाडा में इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अब ये स्क्रीनशॉट्स आते हैं। जो मिश्रित प्रणाली है उसके लाभ, यह झूठे बहुमत के संकट से बचाता है। ये झूठे बहुमत के संकट से बचाता है। ऐसा नहीं है कि अब जो मिश्रित प्रणाली है इसमें जो मतदाता होता है उसे पता होता है कि कौन जीतेगा, सिंपली क्योंकि सब कुछ दिखाया जाता है, ठीक है, सब कुछ बताया जाता है। तो ये सब ऐसा नहीं है कि हमें लग रहा है कांग्रेस जीतने वाली है और कांग्रेस हो सकता है कांग्रेस जीत जाए, हमें लगे, बट असलियत में जीते बीजेपी। तो ये है कि ये झूठे बहुमत के संकट से बचाती है। यह तीसरे और चौथे दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान करके वोट की बर्बादी की समस्या को कम करता है। यह देश में समर्थन की कमी के मुद्दे को भी कम करता है। अब ये जो मिश्रित प्रणाली है उसका एक लाभ है कि जो छोटे छोटे दल होते हैं ना, उन्हें भी वोट मिल जाते हैं और उन्हें भी सीटें मिल जाती हैं। अब सीटें मिल गई तो उनका कहीं तो दबदबा है, भले ही उस क्षेत्र में ही क्यों ना हो, उनका दबदबा उस क्षेत्र में तो है। इसीलिए ये जो वोटों की बर्बादी है उसको, समस्या को समाप्त करता है। वहीं देश का समर्थन करके उनके जो देश के जो मुद्दे हैं उन्हें भी कम करता है। ये भौगोलिक क्षेत्रों और स्थानीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के मध्य संपर्क स्थापित करता है। ये भौगोलिक क्षेत्र मतलब जो बड़े क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उनके और स्थानीय क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच में क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करवा देता है, उनके बीच में कनेक्शन बनाता है। उसके बाद आता है यह निर्वाचन क्षेत्र के काम की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। अब ये निर्वाचन क्षेत्र के कार्य जो होते हैं निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े उनको भी अच्छा करता है। उसके बाद आता है मिश्रित प्रणाली। मिश्रित प्रणाली के दोस्त तो छोटे दलों के को प्रतिनिधित्व प्रदान करना से दो प्रकार के संसद बनते हैं जिसके निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि का कोई सीधा संबंध नहीं हो। ठीक है, अब इसका जो दोष है वो दोष ये है कि छोटे दलों को तो ये प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, करने से क्या होता है, दो प्रकार के सांसद बनते हैं जिसका निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि से कोई सीधा संबंध नहीं होता। अब जो भी दो सांसद बने उनका क्या होगा, क्षेत्र के प्रतिनिधि से कोई सीधा संपर्क ही नहीं होगा, वो अपने मतलब किसी और तरह से उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, सीधा संपर्क नहीं होता। यह दल के नियंत्रण के दायरे को बढ़ाता है। अब दूसरा जो आलोचक कहते हैं वो कहते हैं कि ये जो किसी भी दल है उसके नियंत्रण का जो दायरा है उसे बढ़ा देता है। अब दल को नियंत्रित करने का दायरा एक लिमिटेड होता है। अब कोई भी दल है वो कितना कार्य करेगा या कौन से कार्य करेगा ये सब उसके दायरों में लिखित होता है, तो ये उसके दायरों को बढ़ाता है। यह मतपत्र को जटिल बनाता है और मतदान प्रक्रिया को हतोत्साहित करता है। ये मतपत्र को जटिल बनाता है, सॉरी, ठीक है, मतदान पत्र जो होता है उसको ये जटिल बनाता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है, और ज़्यादा चुनावी प्रक्रिया जो होती है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, काफ़ी कठिन हो जाती है, और मतदान की प्रक्रिया को हतोत्साहित करता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तुलना में चुनाव करना महंगा हो सकता है। ठीक है, अब इस प्रकार अब ये जो अपनाई गई है मिश्रित प्रणाली, इसमें चुनाव करवाना काफ़ी कठिन है। ठीक है, चुनाव करवाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कठिन प्रक्रिया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा धन लगता है, काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है चुनाव करवाना। ठीक है, उसके बाद आता है चुनावी प्रणाली की प्रवृत्तियाँ। तो ये प्रवृत्तियाँ कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको इसमें से मेन पॉइंट देखने। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट है कि 19वीं सदी के दौरान बहुलवादी प्रणाली धीरे धीरे लोकप्रिय हो गई और व्यापक रूप से स्वीकार की गई। 19वीं सदी में शताब्दी के दौरान, जब 19वीं शताब्दी चल रही थी 1900, ठीक है, तो उसमें बहुलवादी प्रणाली को काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया गया। 20वीं सदी के आरंभी वर्षों में मतदान अधिकार के विस्तार के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व सूची में प्रणाली को लोकप्रियता भी बढ़ती है। अब 20वीं शताब्दी में काफ़ी सारे लोगों को, मतलब महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला। ठीक है, जाति को भी वोट करने का अधिकार मिला। तो इससे क्या हुआ, अनुपातिक प्रणाली का विकास हुआ और वो काफ़ी लोकप्रिय हुई। यह पद्धति यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई कि मजदूर वर्ग के समाजवादी समूह जैसे कोई भी समूह बहुमत के रूप में सामने नहीं आएगा। अब ठीक है, अब इस प्रणाली को इसलिए भी अपनाया गया ताकि मजदूर वर्ग जो हैं या फिर समाजवादी समूह जैसे
कोई एक समूह बहुमत के रूप में सामने नहीं आएगा। इसको इसलिए भी अपनाया गया कि कोई भी आगे नहीं आ पाएगा मजदूर वर्ग। उसके बाद आता है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी सदन ने 1949 में एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली को अपनाया। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्वाचन प्रणाली का पुनर्गठन देखा गया, जिसके अंतर्गत प्रणाली के में परिवर्तन सुधार का प्रयोग की मांग प्रवृत्ति समाहित है सॉरी। तो जो ऑस्ट्रेलिया उसमें एक सदन जो उसका ऊपरी सदन है उसमें 1949 में एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली को अपनाया गया था। तो बस यही है, ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ये आपका कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसमें आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी टॉपिक से जुड़े आपको अगर कोई क्वेरीज है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको आपको वहीं सॉल्व कर दूंगा। इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसके नोट्स ज़रूर डाउनलोड करें क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और अब इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनके नोट्स डाउनलोड करके वीडियो को देखकर अपने जो क्वेरीज है उन्हें क्लियर कर पाएँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल।